बेरोजगारी की समस्या न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। पहले जो रोजगार के बारे में कल्पनाएं थीं या कहावतें थीं वो ये था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी और भीख निदान। कालांतर में चीज़ें गड़बड़ाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और फॉरेन इन्वेजन के बाद चीज़ों में परिवर्तन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें लोगों की एक जगह ज़रूरत हुई और नौकर बनाने की तरह ज़रूरत हुई। तो एक फैक्ट्री में एक मशीन है और मशीन के बीच का जो काम है वो आदमी करे, तो नौकरी हो गई। अब मुनाफा बढ़ा तो नौकरी में पैसा बढ़ा, तो वो महत्वपूर्ण होने लगा धीरे धीरे। फिर फॉरेन इन्वेजन के बाद चीज़ें यहाँ तक गिरी कि जैसे नील की ज़रूरत है तो तुम नील पैदा करो। तो बिहार वगैरह में नील की खेती हुई, इंडिगो। और उन्होंने कहा कि खाएंगे क्या, तो थोड़े से जमीन पे आप गेहूं की खेती कर सकते हो जो आपके भरण पोषण है। और ये पूरे गुंडागर्दी दादागिरी से कराई गई। हालत ये हुए कि जब बिहार में सूखा पड़ा तो लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी साल भर की थी, मालूम कि साल भर का गेहूँ। अब एक साल बारिश नहीं हुई तो अगले साल क्या था। तो ताज्जुब होगा कि 2 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग करीब बिहार और वेस्ट बंगाल में सूखे से मरे। अभी स्वतंत्र भारत होता तो हो सकता है कोई स्कीम लाते कि फलाना स्कीम, फलाना स्वरोजगार योजना या मनरेगा टाइप कोई स्कीम, तो खाना। अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं और 2 करोड़ लोग इतना आकत आई। तो खेती एक उत्तम व्यापार रहा, उसको निचोड़ना। पहले राजा लोग लेते थे टैक्स, तो 1130 के पहले 12% तक टैक्स था। 1130 12वीं शताब्दी से 30% टैक्स का शुरू हुआ, जो अंग्रेजों के ज़माने में खेती पर लगाता था। स्वतंत्रता के बाद खेती पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो कि इतना तो हम लेंगे, इससे तुम लूट नहीं सकते हो किसानों। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए मैक्सिमम परचेज प्राइस हो कि इससे महंगा उनका बिकना ही नहीं, उनको बेचना है तो इतने में बेचो, तब साल भर कमाओ। तो तुम देखोगे कि जितनी लागत है उसका 20% मुनाफा भी नहीं होता है इंडस्ट्रियल यूनिट। और अगर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका न्यूनतम मजदूरी भुगतान से अगर तुम लगाओ तो घाटे का सौदा है। इसलिए कोई बड़ा घराना खेती में शामिल है। तो जो उत्तम खेती थी वो निकृष्ट हो गई। एक जितने रोजगार उसमें स्वरोजगार थे, तो भारत जैसा देश जिसमें कहा जाता है कि 75% लोग खेती से जुड़े हुए गांव में रहते, तो अगर खेती फायदे का धंधा नहीं रहा तो लोग खेती में जुड़ेंगे नहीं और 75% जनता बेरोजगार होगी। अगर दुनिया में देखें तो दुनिया में भी, और बेरोजगारों की संख्या इससे ज़्यादा नहीं कहीं भी, कि जितने बेरोजगारों की संख्या उस 75% आबादी में से ही यंग लड़के बेरोजगार हैं जो नौकरी की तरफ देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे व्यापार था, तो व्यापार छोटी छोटी दुकानों का व्यापार, जैसे कोई बढ़ई है, लोहार है, छोटे छोटे काम बेचती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इनमें भी लोहार का काम आप एक इंडस्ट्री में शुरू हो गया, तो हल के सारे लोहे के सामान वहाँ मिल जाएंगे। लकड़ी का भी कॉर्पोरेट की तरफ से मुनाफा ज़्यादा करना है तो शोरूम्स हो गए। तो जो इंडिविजुअलाइज बिजनेस था वो एक कलेक्टिव बिजनेस आके और मशीनों के सहयोग से वो रोजगार सारे खत्म हो गए। तो जो मध्यम बाण था वो बेसिकली उतने ही लोगों के लिए बचा है जैसे मॉल हो गए, वॉलमार्ट जैसे। तो अमेरिका में हालत ये है कि वॉलमार्ट है, ऐसे ही 20-50 और उसके बाहर कोई सामान बेच ही नहीं सकता और बाकी सब नौकर। तो बिजनेस जो लगता है वो बेसिकली इंपीरियलिस्टिक हो गया। कुछ लोगों के हाथ में ताकत हो गई, बाकी सब नौकर हो गए और कभी भी हटा सकते हैं रोजंदारी की तरह। तो एक तो वो हो गया कि दूसरे नंबर का जो काम था व्यापार का वो कुछ हाथों में सिमट के बाकी सब नौकर। तो तीसरे नंबर की बात आई नौकरी। तो नौकरी ही बची, खेती खत्म हो गई, व्यापार खत्म हो गया, अब बची नौकरी।
तो नौकरी मिलती कहाँ पे? अगर खेती होती तो ज़्यादा लोगों को मिलती। अब मशीनों से काम अगर खेती का भी करोगे तो जो बैल से अगर 1 एकड़ ज़मीन जोतोगे तो 18 किलोमीटर चलना पड़ता है उसमें, करीब करीब बैल को और आदमी, तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं कई बार, क्योंकि बैल थक जाता है, आदमी भी थकता है, वजन लेके चलना है। तो 10-20 एकड़ होती थी, 10-20-50 लोगों को काम मिलता है। फसल काटना है, उसके बाद सुखाना है, उसके बाद अगर गेहूं की फसल है तो बालों में से गेहूं निकालना है, फिर साफ करना है, तो 10-20 लेबर को काम मिलता था। अब थ्रेसर आए तो 10 एकड़ जमीन 2 दिन का काम है मुश्किल से, और थ्रेसर आते हैं और पूरे हजारों एकड़ जमीन कुछ दिनों में करके चले जाते हैं। तो सारे रोजगार खत्म हो गए, जहाँ ज़्यादा रोजगार थे वहाँ खत्म हो। अब रोजगार कहाँ है? सरकार ने कहा हम दें इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में अगर तुम देखो, एक पावर प्लांट को अगर देखो तो 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितने लोग चाहिए? जब बना रहे हो तब 2,000 लोग चाहिए रोज, वो 4 साल, उसके बाद चाहिए 200 लोग मुश्किल से। तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 200 लोग, कितना भी कर लो लोग नौकरी नहीं दे सकते। 4,000 अगर जो वर्किंग स्टेज पे था उसमें से 3,800 बेरोजगार हो। तीसरा कहते हैं कि आप मकान बनाओ, कंस्ट्रक्शन एरिया, तो मजदूर की तरह तो नौकरी मिलेगी, तो मजदूरों को आप कितना दोगे? अनस्किल्ड लेबर, आप कितना ही पढ़ लो, नौकरी वो है तो करो। और वो भी नहीं है तो सरकार कहती नहीं, हम मकान बनाएंगे फिर तोड़ेंगे, फिर सड़क बनाएंगे तो खराब क्वालिटी की बनाना, तो दोबारा बनेंगे तो काम मिलेगा। तो उस पर जोर है कि नौकरी मिले, तो सब नौकर बनने को तैयार है। चौथा था भीख निदान, तो सरकार ने लोन देना शुरू कर दिया, लोन ले जाओ जी। तो लोन दोगे तो बोले मेरे पास तो पैसे नहीं, तुम कमाओगे ना कॉलेज से निकल के तब फीस चुका देना। अब नौकरी तो लगी नहीं तो माँ बाप से ले रहे हो, तो एक भीख के लिए दूसरी भीख ले लो, फिर क्रेडिट कार्ड ले लो, उसका चुकाते रहो, नहीं चुकाओगे गुंडे आएंगे। तो एक ट्रैप में फंस गए, और भारत सरकार खुद लोन ले रही है। तो पहले था कि लोन फ्री होने से नींद अच्छी आती है, आज नींद तब आती है जब लोन मिल जाए। तो लोग चौथे किस्म पे चले गए कि भीख निदान हो गया, तो साइकिल उल्टी हो गई, भीख सबसे महत्वपूर्ण हो गई, चाहे वो IMF से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, सरकार से NGO के लिए हो, कुछ अपनी ताकत पे कम करने की बात होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गई भीख, दूसरे नंबर पे नौकरी, तीसरे पे व्यापार, चौथे पे खेती। तो चीज़ें जब पलट जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। सिनेरियो ये है, अब करना है कि रोजगार कैसे मिले। तो चीज़ें जब खेती महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकती है, तो खेती में आपको अगर कुछ रोजगार देने हैं तो ये कहो कि जो प्राथमिकी काम है, प्राइमरी, वो मशीन से नहीं होगी, तब आपको लार्ज स्केल में वहाँ पर जॉब मिलेगी। अब वो जॉब फ्री में तो नहीं करेगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 20% तो आप कम से कम रखो कि जितना खर्चा आएगा वो। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट आपको रिव्यू करना होगा कि एक जो 200 मैन पावर लगते हैं जहाँ और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मिनिमम वेजेस आप ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ होल्डिंग ही 2 करोड़ की है, 20 एकड़ ज़मीन, तो मिनिमम वेजेस 100 रुपये भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार होता क्या है कि 200 रुपये की जहाँ मिनिमम वेजेस हो तो वहाँ भीड़ लग जाती है कि 100 रुपये वाला बोलता है हम कर लेंगे, तो फिर सारी हेरा फेरी होती है। तो यहाँ न्याय व्यवस्था की गड़बड़ी होती है, तो वो सुदृढ़ होनी चाहिए। तो रोजगार अगर मिले तो हम यह नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें पलट जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, लेकिन इतना कर सकते हैं कि प्राथमिकी जितने काम हैं वो हाथ से हो, सेकेंडरी जितने काम हो वो हैंड से और मशीन के सहयोग से। सेकेंडरी मतलब कि आपने धान को ट्रांसपोर्ट करना है तो ड्राइवर हो गया, बैल हो गए, ट्रैक्टर हो गया, वहाँ पे आप करें। फिर उनको प्रोसेस करना है जो टर्सरी है,
वो आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और फोर्थ वाले जो अल्ट्रा फ्रेश करना है वो पूरी मशीन से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमार्केशन, तो वहाँ रोजगार मिलेगा। अब अगर खेती में आपको 10,000 रुपये एक मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से मिलता है, तो वो कोई इंडस्ट्री में 6,000 रुपये 8,000 में क्यों आएगा? तो सरकार की समस्याएं खत्म होंगी। और इस दुनिया भर में अगर तुम सोचते हो कि अमेरिका में ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ डॉलर का रेट इतना है कि वो $2 देंगे अगर बेरोजगारी होता तो कर सकते हैं। तो एक तो दुनिया पर लूट का अगर पैसा अपने यहाँ है तो हम दे सकते हैं, लेकिन जो लुट रहा है वो तो ज़्यादा नहीं दे सकता। वो एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हालत सिर्फ भारत की, ये उन सब विकसित देशों की है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे है। ये अलग बात है कि वहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है या मिनिमम वेजेस एक्ट $8 पर आवर हो गए, तो आपके यहाँ की मूल तनख्वाह से ज़्यादा होते हैं, बेरोजगार भत्ता भी उनका बहुत ज़्यादा है, तो जीवन तुमको चमक दमक वाला दिखाई देता है। लेकिन उस चमक दमक के नीचे बहुत खून, बहुत पसीना है और बहुत अवसाद है। हमको अगर रोजगार चाहिए तो इस तरह ही करना होगा।